ये सवाल मेरा बीजेपी से भी कल था कि जिस स्टेट में आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज करके आप सत्ता हासिल करेंगे वहां आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था। ऐसी मानसिकता को आप सुधार लीजिए। नहीं, वो 70,000 वाला भ्रष्टाचार सुन लीजिएगा, कल इसी चैनल पे इसी वक्त ये सवाल मैंने पूछा था, सुन लीजिएगा। राजीव रंजन सर्टिफिकेट दे दिया, आपकी नौकरी पक्की हो गई, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, आप कौन होते हैं ये सुनिश्चित करने वाले, और आपको कोई हक नहीं है। पर्सनल कमेंट अगर आप करेंगे डिबेट में आपको शामिल नहीं करूंगी मैं। कल जाकर कल के डिबेट का हिस्सा आप उठाइए और सुनिए। कल बीजेपी से ये सवाल मैंने किया था, यहाँ पर्सनल कमेंट करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, पर्सनल कमेंट करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। अगर आपके पास जवाब है जवाब दीजिए जयप्रकाश, नहीं तो आप जा सकते हैं। पर्सनल कमेंट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यही सवाल कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बीजेपी है इस वक्त महाराष्ट्र में, इसी वजह से क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, मतलब ये जमाने डिप्टी सीएम बन गया अजीत पवार। ये सवाल मैंने पूछा था, आप ये तय नहीं करेंगे मुझे क्या पूछना है नहीं पूछना है। राजीव रंजन, मुख्यमंत्री अखिलेश जी के कुर्सी पे गंगाजल डालता है। आइए यहाँ भाषण दें। हाँ प्रिया जी, मैं आपका सवाल, भाषा की मर्यादा को मत लांघिए। फिर मैं आपको कह रही हूँ, अरे भाषा की मर्यादा हमें आपसे सीखनी है। नहीं सीखनी है तो कम से कम इस चैनल के डेकोरम को मेंटेन कीजिए। जवाब आपके पास है, आप दीजिए, उसीलिए हमने आपको बुलाया है। नहीं तो पर्सनल कमेंट मत कीजिए, अनर्गल बयान मत दीजिए। आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ राजीव रंजन। आपको मैं पानी भी नहीं मानता, आप व्याकरण शास्त्र अपना रखिए। अरे प्रिया जी, जयप्रकाश जी लगातार बोल रहे हैं, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, कृपया सवाल फिर से दोहरा दीजिए। 2024 को लेकर के बात हो रही है, अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति हम देख रहे हैं किस तरीके से 2024 की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और ऑपोजिशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर आप विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पा रहा है, विश्वास ही नहीं है। कोई किसी को बीजेपी की बी टीम सी टीम बता रहा है। तो ऐसे में ये विपक्षी एकता, ये जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं जिनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी, और इस तरीके से क्या विपक्ष लामबंद होकर के लड़ पाएगा, बीजेपी को चैलेंज कर पाएगा 2024 में? हम 2019 के चुनाव से प्रिया जी देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव या किसी इंपॉर्टेंट राज्य का जब चुनाव आता है तो सारे विपक्षी दल एक मंच पे आने की कोशिश करते हैं और उनका यह अभियान रहता है कि किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी चुनाव की स्ट्रेटजी है, उसकी जो प्रचार की स्ट्रेटजी है, उसके आगे विपक्षी दल हमेशा बौने साबित हो जाते हैं। अरे जयप्रकाश जी बोलने दीजिए। जयप्रकाश जी, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। प्रिया जी, इनको मना करिए, इनका समय आएगा तो बोलेंगे। कोई फेल हो रहा है। अरे बिल्कुल आप फेल हो रहे हैं, हमारी बात आप सुनिए। 31 में अरे जयप्रकाश जी, फेल हो रही है। अरे आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा ना, बोलने दीजिए पहले हमको। जयप्रकाश जी, ऐसे अनुशासन इनका मत करिए, हमको भी करने आता, हमको भी इस तरह से बोलना आता है। पे जाना है, अपनी बात रखिए राजीव रंजन। मैं कह रहा हूं कि पिछले 31 राजीव रंजन से सवाल पूछा है मैंने, बताइएगा ना, करें अपनी बारी में बताइए। राजीव रंजन, अरे 100 सीटों वाली पार्टी नहीं, आप ये बता रहे हैं आंकड़ा। एक सीट के ना हो, लेकिन आपको गलत आंकड़ा विश्लेषक बताओ थोड़ी बोलना। 31 में 6 जीत, 50 सीट पाने की औकात आपकी देश में नहीं है, आपकी पार्टी की। कोई किसी की औकात और उसकी हैसियत के बारे में यहाँ ना बात करे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है इन सब शब्दों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। सवाल मैंने जरूर किया था, आपका जवाब बाकी रह गया था। कुल मिलाकर के बीजेपी का कुनबा 2024 से पहले बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, बढ़ सकता है और विपक्ष और कमजोर हो सकता है। प्रिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग गया है कि 2024 का चुनाव बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है, और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी है, और निश्चित तौर पर चुनाव आते आते कुनबा बहुत बड़ा इसका हो जाएगा। इससे कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे कि रणनीति चुनाव में रहती है कि कोई भी छोटी चूक वो छोड़ना नहीं चाहती, जिस चूक के चलते वो चुनाव हारे। अब बाकी चुनाव तो जनता के बीच में होता है, जनता का जैसा मत हो, जनता को अगर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हराएगी, जिताना है तो जिताएगी। लेकिन रणनीति के स्तर पर हम जो पहले भी कह रहे थे कि रणनीति के स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे संजीदा तरीके से तैयारी करती है। अब जहां तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है, विपक्षियों के मन में एक बात है कि सारे दल मिलके और कम से कम 400 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी सिंगल उतारें कि जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे सकें।
इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हम 50% से अधिक वोट प्राप्त कर सकें, ताकि अगर कॉमन कैंडिडेट भी लड़ता है तो हम उनको हरा सकें। इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 9 सालों से सत्ता में है, तो तमाम हथकंडे जो चुनावों के समय उपयोग किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको बखूबी उसका उपयोग कर रही है और उसको करके विपक्ष में दबाव में लेने की कोशिश भी कर रही है। तो इस सबका मिला जुला प्रयास 2024 में नजर आएगा और निश्चित तौर पर विपक्ष को मिलकर लड़ने की तैयारी करनी भी चाहिए। चुनाव में विपक्ष का यह फर्ज है कि किस तरह से रूलिंग पार्टी को हराना है, इसकी वो तैयारी करे और मजबूती से लड़कर उसको हराने का प्रयास करे। बिल्कुल ठीक है। राजेश चौधरी, आपको पता है कि टफ फाइट 2024 में मिलने वाली है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है, एनडीए को और स्ट्रॉन्ग करने में जुटी हुई है। देखिए 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, लोकदल और कई छोटे दलों को मिलाकर के इन्होंने गठबंधन किया था। उससे मजबूत गठबंधन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये चुनाव कोई गली मोहल्ले का चुनाव तो है नहीं, नाली, सड़क, खरंजा, सफाई, नगर निगम का चुनाव तो है नहीं। जहां पर देखिए इस वक्त मजबूत पार्टी है, मेरी बात भूमिका उसकी ठीक है। और समाजवादी पार्टी का क्या स्थिति आपको पता है? 3 लोकसभा सदस्य, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या इस देश के? जनता ये जानती नहीं है। आप इनका राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन देखेंगे तो बिहार, तेलंगाना, पंजाब, जहां जहां ये अप्रोच कर रहे हैं वहां उस दल का प्रभाव है, इनका कोई प्रभाव है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 50% से ज्यादा वोट हासिल करें और हमने किए भी हैं, हमने अचीव किया उस लक्ष्य को। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, जिस तरह से गंगा मैया प्रवाहित होती रहती है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटीज निरंतर जारी रहती हैं। ये केवल चुनाव के समय पैदा होने वाला संगठन नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। हम योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर, उनके किए गए कामों को लेकर जनता के बीच निरंतर जा रहे हैं। ये सोचेंगे जाना, हमारा पूरे 1 महीने तक अभियान चला है, घर घर जाकर के। मैं स्वयं एमएलए हूं, मैं खुद गया हूं, घर घर जाकर के लोगों से जान रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, किस गरीबों के हित में कितनी सारी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। तो गरीब तो मोदी जी को ही चाहता है ना साहब। तो इसलिए ये तो छटपटाहट है। इससे कैसे निकलेंगे कि ईडी, सीबीआई का डर दिखा करके आप उन लोगों को ही साथ ले आते हैं जो भ्रष्ट हैं? अच्छा प्रिया जी, ये बताइए, हम ईडी, सीबीआई का डर दिखाते हैं या ये सब भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं जो वो आ जाते हैं? आप ये बताइए ना, ये छोड़ दिया जाए कि कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो छोड़ दो, ये तो राजनीतिक दल में काम करने वाला आदमी है, ये सोच करके छोड़ दिया जाए क्या? अब 2000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी लालू यादव एंड फैमिली की सरकार ने जब्त की है। अब कहां से लाए थे ये भ्रष्टाचार का ही पैसा था ना। लालू यादव तो सजा याफ्ता है, वो तो देश के एकमात्र ऐसे नेता है जिनको चारा घोटाले में सजा हो चुकी है। चार्जशीटेड उनकी पत्नी, उनका बेटा, ये सब, ये जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, परिवारों को जोड़ करके ये बनाने वाली पार्टियां लूटने का तो काम करती है जनता को। ये जनता बहुत अच्छी तरह अब जानती है, इसीलिए वो योगी जी के साथ है, इसीलिए मोदी जी के साथ है। कीर्तिनिधि पांडे, देखिए प्रिया जी, जो बात राजेश चौधरी साहब कह रहे हैं, विधायक हैं सदन में, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कह रहे गंगा की तरह भारतीय जनता पार्टी बहती है और जितने भ्रष्टाचारी उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर दे रही है अपने साथ खड़ा करके। जिनके ऊपर ये आरोप लगाते रहे वो सब इनके साथ आज खड़े हैं। और दूसरी बात, एक राजीव रंजन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर राज्यों में एक मजबूत विपक्ष है, वो मजबूत विपक्ष पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहा है।